नमस्कार। मैं डॉक्टर रीता पचेरा। तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति या उपागम के पश्चात आज हम संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का अध्ययन करेंगे। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विचार पद्धति आधुनिक समाजशास्त्र में इस दृष्टिकोण या विश्लेषण की प्रधानता बढ़ती जा रही है। संरचना व प्रकार्य का अध्ययन एक दूसरे के संदर्भ में ही हो सकता है। उदाहरण के द्वारा अगर हम देखें तो हमें ये समझना होगा कि संरचना व प्रकार्य का अध्ययन एक दूसरे के संदर्भ में ही हो सकता है। जैसे हमारा शरीर हाथ, पैर, आँख, नाक, कान आदि विभिन्न अंगों का एक केवल ढेर मात्र नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थित रूप ही सावयव कहलाता है। शरीर के इन निर्माण अंगों के एक सिलसिले से व्यवस्थित होने के फलस्वरूप जो स्वरूप प्रकट होता है वह सावयवी संरचना कहलाता है। साथ ही इन सब अंगों का प्रकार्य एक दूसरे से बिल्कुल पृथक नहीं है, बल्कि एक का प्रकार्य दूसरे के प्रकार्य से संबंधित है। इन अंगों के द्वारा किए जाने वाले प्रकार्यों तथा उनमें पाए जाने वाले प्रकार्यात्मक संबंधों के फलस्वरूप ही संरचना का अस्तित्व संभव होता है। इसका अर्थ यह है कि संरचना व प्रकार्य को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता और पूरे शरीर को इसी संरचना व प्रकार्य के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। उपरोक्त बातें समाज पर भी लागू होती हैं। जैसे हमने शरीर का सावयव देखा और उसमें उसके अंगों के प्रकारों को समझा, ठीक उसी तरह से बिल्कुल वैसे ही समाज की भी अपनी एक संरचना होती है, जिसका निर्माण अनेक सामाजिक इकाइयों द्वारा होता है। उनमें से प्रत्येक इकाई का कोई ना कोई प्रकार्य होता है और उनमें एक प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना में प्रकार्य में घनिष्ठ संबंध होता है। समाज या उसके किसी अंग का यथार्थ अध्ययन करने के लिए यह उचित समझा गया है कि उसका अध्ययन संरचना और प्रकार्य के ही संदर्भ में किया जाए। समाजशास्त्र में इसी को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। जब समाज व शरीर की तुलना उतनी ही पुरानी हो जाती है जितनी विचारधारा, तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सर्सी हर्बर्ट स्पेंसर तथा स्केफल को इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए मान्यता दी जाती है। इस प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा जीवित प्राणियों व समाज की यांत्रिक प्रकृति को दर्शाना होता है। इन दोनों के विचारों से सर्वप्रथम A.W. स्मॉल तथा C.H. कूले प्रभावित थे। समनर तथा केलर भी यूरोपीय विचारधारा से प्रभावित थे। इन सभी विद्वानों ने सामाजिक सावयव की तुलना जैविकीय सावयव से करते हुए प्रकार्यवाद के विकास में योग दिया। श्री रैडक्लिफ ब्राउन का विश्वास है कि फ्रांस में ही इमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी और समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम में प्रकार्यात्मक विचारधारा को एक ठोस रूप दिया है। जर्मनी व इंग्लैंड में भी प्रकार्यवादी विचारधारा प्रचलित थी। जर्मनी में सी वानवीज ने प्रकार्यवादी विचारधारा को अपनाया, जबकि इंग्लैंड में मैलिनोवस्की तथा रैडक्लिफ ब्राउन ने संस्कृति के अध्ययनों में प्रकार्यवादी दृष्टिकोण को स्वीकार किया। इटली में पेरेटो ने प्रकार्यात्मक विचारधारा को ग्रहण किया। द्वितीय महायुद्ध से पहले तक जितने अध्ययन हुए वे सब प्रकार्य को संरचना का एक निर्भरशील तत्व मानकर हुए, परंतु बाद के अध्ययनों में बहुत परिवर्तन हो गया। दृष्टिकोण प्रकार्यात्मक न रहकर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक हो गया, जिसे लोकप्रिय बनाने का श्रेय सर्वश्री मर्टन पार्सन्स व लोवी आदि को दिया जाता है। अब हम ये जानेंगे, अभी तक तो हमने ये जाना कि संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक उपागम क्या होता है, कैसे हमने इसकी शरीर का जो सावयव है उससे समाज और शरीर की तुलना करके बताया है। तो अब हम ये जानेंगे कि पश्चिमी समाजशास्त्रियों का क्या योगदान रहा। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया उनके दृष्टिकोण इस प्रकार हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन की प्राणीशास्त्रीय खोजों के आधार पर सामाजिक संरचना व समाज के विभिन्न इकाइयों के प्रकारों के बीच पाए जाने वाले सह संबंध व अंतर्निर्भरता को स्पष्ट दर्शाने का प्रयत्न किया।
उनके दृष्टिकोण का आधार यह है कि सामाजिक संरचना और प्राणीशास्त्रीय संरचना में अनेक बातों में समानताएं हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना के विभिन्न अंग जिस प्रकार के कार्य करते हैं उसी के अनुसार सामाजिक संरचना को एक निश्चित स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जैसे यदि समाज की आर्थिक संस्थाएं इस प्रकार क्रियाशील हैं कि उससे पूंजीपतियों का लाभ होता है, तो उस समाज में पूंजीपतिवादी आर्थिक संरचना का विकास होगा और इसका प्रभाव संपूर्ण सामाजिक संरचना पर पड़ेगा। अब हम इमाइल दुर्खीम की जब हम बात करते हैं तो इमाइल दुर्खीम को समाजशास्त्र में प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। इस परिप्रेक्ष्य की आधारशिला दुर्खीम के समाज के बारे में इस सोच विचार से प्रारंभ होती है कि वह क्या चीज़ है जो सामाजिक व्यवस्था को बांधे रखती है और किस प्रकार सामाजिक व्यवस्थाओं का संगठन और कार्य संचालन संपूर्ण व्यवस्था के विभिन्न प्रकार के परिणाम स्वरूप उत्पन्न करती है। दुर्खाइम ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सामाजिक प्रकार्य की अवधारणा का प्रयोग एक सुस्पष्ट सिद्धांत के रूप में किया। यद्यपि इससे पहले प्रकार्य की अवधारणा का विशेषतः हर्बर्ट स्पेंसर की कृतियों में प्रयोग हुआ है। सामान्यतः टालकॉट पार्सन्स को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत का सर्वाधिक एक मुखर सिद्धांतकार माना जाता है, किंतु उनके शिष्य और बाद में सहकर्मी मर्टन ने तत्कालीन प्रचलित संरचनात्मक प्रकार्यात्मकता में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन एवं परिवर्तन किए हैं। उन्होंने सर्वप्रथम इस सिद्धांत अतिवादी एवं कमजोर पक्षों को उजागर किया। प्रकार्यात्मक विश्लेषण की तीन मूलभूत प्रस्थापनाओं जैसे समाज की प्रकार्यात्मक एकता, सार्वभौमिक प्रकार्यवाद और प्रकार्यात्मक तत्वों की अपरिहार्यता की कटु आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रकार्यवाद और प्रकार्यात्मक प्रस्थापनाएं अमूर्त हैं और सैद्धांतिक प्राकल्पनाओं पर आधारित होने के कारण अनुभव सिद्ध नहीं है। इन कमजोरियों के बाद में मर्टन ने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण का अपना एक पैराडाइम प्रस्तुत किया, जिसमें इन्होंने प्रमुख रूप से प्रकार्य व दुष्प्रकार्य, व्यक्त और अव्यक्त, बहुप्रकार्य, अकार्य, प्रकार्यात्मक विकल्प तथा संरचनात्मक समानार्थी, अप्रत्याशित परिणाम आदि बातों को सम्मिलित किया। इस संदर्भ में उन्होंने प्रकार्य शब्द की विशद व्याख्या की और इसके कई अर्थ संदर्भ में प्रयोग के साथ समाजशास्त्र की दृष्टि से उपयुक्त अर्थ पर प्रकाश डाला। आधुनिक अमेरिकी अग्रणी समाजशास्त्रियों में टॉलकॉट पार्सन्स की गणना एक दिग्गज सिद्धांतकार के रूप में की जाती है। उनका समाजशास्त्री सिद्धांत, जिसे बहुधा संरचनात्मक प्रकार्यात्मकवाद के नाम से जाना जाता है, पार्सन्स ने अपनी पुस्तक सामाजिक क्रिया की संरचना 1937 में जो प्रकाशित हुई में बताया कि कोई भी प्रणाली तब तक जीवित रह सकती है जब तक वह 4 प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अर्थात प्रत्येक प्रणाली के जीवित रहने के लिए 4 प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक होता है और ये जो आवश्यकताएं हैं ये हैं, पहली है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है कि भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करना। दूसरा है आपका लक्ष्य उपलब्धि, यानी कि लक्ष्य निर्धारण, अर्थात तुष्टि प्राप्ति हेतु संसाधनों का चुनाव तथा उन्हें संगठित करना। क्या कहलाता है? लक्ष्य की उपलब्धि। एकत्रीकरण, एकत्रीकरण क्या होता है? आंतरिक समन्वय स्थापित करना तथा भिन्नताओं में उचित तालमेल बैठाना। प्रतिमान अनुरक्षण, यानी कि सापेक्षिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कार्यों के संपादन के लिए पर्याप्त प्रेरणा जागृत करना। पार्सन्स की सर्वाधिक प्रसिद्ध वर्गीकरण योजनाओं में से यह AGIL मॉडल के नाम से जानी जाती है। उपर्युक्त वर्णित तीन प्रणालियाँ सांस्कृतिक, व्यक्तित्व और जैविकीय भौतिक एक विशिष्ट रूपाकार का निर्माण करती है, जिसे पार्सन्स ने क्रिया की सामान्य प्रणाली कहा है। पार्सन्स ने इन प्रणालियों को भी 4 उप प्रणाली में वर्गीकृत करके सोपानीकृत कर दिया है, यानी कि सोपानिक क्रम में लगा दिया है। इस संस्थानात्मक व्यवस्था को दर्शाने के लिए इन्होंने इतिहास के उद्विकास या सिद्धांत का प्रयोग किया। पार्सन्स की रुचि समाज में व्यवस्था बनाए रखने की थी और उस समस्या को जानने व खोजने में थी कि वे कौन से तत्व हैं जो सामाजिक व्यवस्था को बांधे रखते हैं।
अंत में पार्सन्स ही एक वो व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक प्रकार्यवादी परिप्रेक्ष्य की नींव रखी। पार्सन्स ने मर्टन के डेविस डब्ल्यू मूरे जैसे अपने अनेक शिष्यों को प्रभावित किया, जो बाद में स्वयं जाने माने सिद्धांतकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए। सन 1980 के दशक में पार्सन्स के सिद्धांतकारों का पुनर्मूल्यांकन कर उन्हें नव प्रकार्यवाद का नाम दिया गया। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि भारतीय समाजशास्त्रियों का योगदान। अभी हमने पश्चिमी समाजशास्त्रियों के बारे में जाना। अब हम, क्योंकि हमारा जो है, हमारी जो ये अध्ययन का विषय है, हमारी जो पेपर है, पेपर का जो नाम है वो है भारतीय समाज का अध्ययन। तो भारतीय समाज के अध्ययनों में जब तक हम भारतीय समाजशास्त्रियों के योगदानों की चर्चा नहीं करेंगे तो ये हमारा अधूरा रह जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय समाजशास्त्रियों का क्या योगदान रहा है, इन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम को किस प्रकार से समझाया है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।